दिस इज़ वरिंदर कौर फ्रॉम कौसर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे NIOS क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली 100% आप अपने एग्जाम में से पास कर लेंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर बनकर आपका हिंदी का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। कि यहाँ पर जैसे कि आपका कोड है 201, तो हिंदी का पेपर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कुछ यहाँ पे सामान्य अनुदेश आप लोगों को दे रखे हैं, तो ये आपको रीड करने हैं पेपर स्टार्ट करने से पहले। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ निर्देश आपको दे रखे हैं। 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है। 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है, यानी कि कुल आपको 37 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी ही क्वेश्चन अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसकी जो मार्क हैं वो आपके क्वेश्चन के आगे दिए हुए हैं। 2 खंड बने हुए हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक है, तो आपको जो है खंड अ जो है उसमें जो विकल्पीय हैं, और खंड बी में जो है यानी कि खंड ब में जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यानी पहले वाले में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको इनमें से कोई एक, चारों में से कोई एक जो है सही आंसर वो सिलेक्ट करना है। लेकिन खंड ब में आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का प्रॉपर पूरा वर्णन करके आंसर को देना है। ठीक है, तो खंड अ में बताया जा रहा है कि 27 प्रश्न है और इसमें प्रश्नों की संख्या 1 से 5 तक पठित कविता पर है, और प्रश्न संख्या 6 से अपठित कविता है। प्रश्न संख्या 7 से 19 पठित गद्य पर है, और प्रश्न संख्या 20 से अपठित गद्यांश, और प्रश्न संख्या 21 से 27 तक व्याकरण आधारित है। और खंड बी में जो आपको ब में बताया गया उसमें कुल 10 प्रश्न है। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 28 से 30 पठित कविता पर है, प्रश्न संख्या 31 से 34 पठित गद्य, तथा प्रश्न संख्या 35 से 37 लेखन कौशल पर आधारित प्रश्न है। तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न जो है वो बनकर आने वाला है, जिसमें खंड अ में आपको 27 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से कविता होगी, अपठित गद्यांश होगा, जैसे इंग्लिश में हम अनसीन पैसेज कहते हैं, और उसके नीचे ही उसके क्वेश्चन दे रखे होंगे गद्यांश से रिलेटेड। तो आपको उसमें से देखकर जो है आंसर, सही आंसर को टिक लगाना है या सही आंसर चुनना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे खंड अ से, जहाँ पे आपको विकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला दे रखा है कि आज़ादी तन्हाई के लिए डैश है। तो इसमें आपको ऊपर निर्देश जो दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नीचे दे रखा है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये आपका बूढ़ी पृथ्वी के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको कोई भी एक आंसर जो है वो टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, ये भी आपके जो है चैप्टर्स हैं बुक में उसमें से ही लिए गए हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जो फिलअप्स दिए गए हैं 2 मार्क्स के हैं, ये भी आपके बुक में से ही लिए गए हैं। आपके जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट हैं हिंदी की किताब के, उसमें से ही लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिर वही क और क, जिसमें कि वाक्यांश भर के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। उत्तर पुस्तिका यानी कि जो आंसर शीट आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको पूरा पूरा जो ये मतलब स्टेटमेंट पूरी जो दे रखी है, पूरा जो वाक्यांश आपको यहाँ पर दे रखा है, वो आपको पूरा नहीं उतारना, आप सिर्फ उत्तर भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो पार्ट हैं, उसी में से ये फिलअप्स भी लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, स्टूडेंट से निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। तो यहाँ पर एक कविता जो है आपके बुक में से, आपके चैप्टर में से ली गई है, और उसके साथ ही ये आपको पूरी जो कविता है वो पढ़नी है। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हैं 4 क्वेश्चंस, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बहुविकल्पीय हैं, और इनमें से आपको रीड करके, बहुत इजी है ये, आपको कोई बहुत बड़ा वो उसमें वो नहीं करना है, फटाफट से रीड करनी है। उसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, और आपको उनके सही आंसर जो है अपने आंसर शीट में उसमें लिखने हैं। ओके,
आगे देख लेते हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान भरिए और उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ पर भी वही है, बहादुर चैप्टर में से पहला क्वेश्चन लिया गया है, फिर शतरंज के खिलाड़ी में से लिया गया है और ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आपने पाठ पूरे रीड नहीं किए हैं तो अभी भी आप पाठ रीड कर लीजिए, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही 2-2 1-1 मार्क के जो क्वेश्चंस आपको खंड अ में दिए गए हैं, इन्हीं से ही आपका जो है मार्क्स वो बहुत अच्छे तक अप लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंधेरी नगरी के नाटक में से ये टके शेर भाजी और टके शेर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ जो दे रखा है, तो इसमें इनमें से कौन सा आंसर है कि ये क्या है, ये पूछा गया है आपसे। प्रश्न नंबर 11 में है कि सार लेखक को मूल भाव और उसके पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं की पहचान करके उनको क्या देना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि क्रम है, उदाहरण है, शीर्षक है, दोहराव है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जो है वो चुनकर बताना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर वही से खाली स्थान आ रहे हैं आपके, जो पाठ में से ही आ रहे हैं, आपके चैप्टर्स में से ही पूछे जा रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, जिसमें लिखा हुआ है सुखी राजकुमार में से देवदूत डैश का दिल और डैश की लाश ले आया। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर देवदूत जो है वो सुखी राजकुमार का जो है दिल और जो है लाश वो ले गया था। तो ये आपको आंसर जो है ये इसमें लिखना है। आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो क और ख दो चीज़ें दे रही, जिसमें संवाद होता है बातचीत। जो अगर आपने पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बातचीत वगैरह की हुई है, तो उस बातचीत के बारे में पूछा गया है। जैसे कि पहला था कि किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है। और यहाँ पे जो जो आपका दे रखा है वो है आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो संवाद हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है, ये किन लोगों के बीच में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा आपको, जिसमें आपको दिया गया नीचे दिए गए कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वह सही है या गलत है। तो आपको ये रीड करना है, चैप्टर से रिलेटेड ही है। तो चैप्टर को स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, या उनकी एक वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे चैप्टर की समरी पता लग जाएगा। सो दैट आप जो खंड अ के जो जितने भी क्वेश्चंस आप देखते आ रहे हैं, हम लोग पीछे से देखते आ रहे हैं कि इसमें सारा कुछ जो है वो चैप्टर से ही रिलेटेड, चाहे वो खाली स्थान है, चाहे वो ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, सही गलत आ रहे हैं, ठीक है, संवाद आ रहे हैं, तो वो सारे ही जो है वो चैप्टर और आपके हिंदी के पाठ से रिलेटेड है। तो पाठ को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे है निबंध में डैश होनी चाहिए, वाक्य छोटे तथा डैश होने चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निबंध जो होता है ऐसे राइटिंग, जो पैराग्राफ राइटिंग होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। तो ये आपको दोनों में से इसमें से भरना है कि इन दोनों में से, इन चारों में से कौन से दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वो प्रभावशाली भी होना चाहिए। आगे है नीचे दिए गए पाठों और पात्रों को के सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पर और उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे पाठ का नाम दे रखा है अंधेर नगरी और वाचक है, ठीक है, बहादुर नारायण दास। तो ये आपको बताना है कि ये दोनों में से ये क्या है, कि ये वाचक है। अंधेर नगरी वाला जो चैप्टर जो आपने पढ़ा है, तो उसमें जो चैप्टर की जो स्टोरी बता रहे हैं वो खुद उसके कैरेक्टर हैं या वाचक हैं, सिर्फ उन्होंने लिखी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति की समाचारों का चयन उनके महत्व और डैश के अनुसार किया जाता है, ठीक है, महत्व और रुचि के अनुसार ही किया जाता है। और सुखी राजकुमार कहानी में डैश स्थितियों का वर्णन किया गया है, किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पे कठिन स्थितियाँ दिखाई गई हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो अपठित गद्यांश है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और विकल्प जो आपको क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जो गद्यांश से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उनमें से उनके जो आंसर सही आंसर है वो आपको आपकी आंसर शीट में लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन क्या है, तो धर्म क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है ख, जो वो भी इसी गद्यांश में से आपसे पूछा जा रहा है कि संघर्ष के मार्ग पर कैसे चलना पड़ता है। तो इस तरह से इस गद्यांश से ही आपसे 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये टोटल जो है गद्यांश आपका
4 मार्क का है। तो अगर आपने ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ा और इसका उत्तर दिए तो ये 4 नंबर आप यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में दिए गए विकल्पों से उत्तर विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपसे थोड़ी सी व्याकरण पूछी जा रही है। तो व्याकरण में पहला जो है वो मुहावरा है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ क्या है कि लज्जित हो जाना, घबरा जाना, अकड़ना या भाग जाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है लज्जित हो जाना। ठीक है, बंदा शर्मिंदा हो जाता है। पुरुषोत्तम का समास जो है वो समास का उदाहरण क्या है कि पुरुषोत्तम किस समास से रिलेटेड है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत मुझे। तो इन चारों में से आपको देखना है कि सही वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है और वो आपको आपकी आंसर शीट पर लिखना है। नेक्स्ट ग्रामर में से क्वेश्चन लिया गया है। व्याकरण में से प्रार्थनाचार्य प्रार्थना सभा में आई और उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया। यह वाक्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या विधान सूचक वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि यहाँ पे और लग गया है। तो जहाँ पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है वो मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है, और तो ये मिश्र वाक्य है आपका। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर आपको परमेश्वर और उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद करना है, यानी इनको संधि को विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सफल शब्द में डैश उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे आपको निकालना है। ओके, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। कमल सोर निडर गति के तत्भव शब्द कौन से हैं। यहाँ पर आपको तत्भव और तत्सम दोनों निकालने हैं। तो 2 मार्क्स की आपकी ये ग्रामर रहेगी। ओके, तो ग्रामर की भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छे से। आगे आपका जो है वो खंड ब स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 से। और यहाँ पर आपको जो है वो पहले जो है वो काव्यांश दे रखा है। 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, कविता का नाम लिखना है और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि कविता में कवि जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो कविता का नाम बताएं कि किस कवि की कविता है, कवि का नाम बताना है, कविता का नाम बताना है और इसमें कहा क्या गया है, क्या बताया जा रहा है वो भी आपको यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और वर्णन सहित लिखना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप 4 मार्क का है तो आपको 4 मार्क के अकॉर्डिंग कम से कम भी 70 to 80 वर्ड्स के अंदर जो है इसकी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ पर पहले वाले में सिर्फ आपको जो है वो बोला गया था कि काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है, लेकिन नीचे वाले में आपको बोला गया कि सप्रसंग, यानी कि आपको पहले प्रसंग भी लिखना पड़ेगा कि ये कविता कौन सी, ये जो पंक्तियां हैं ये कौन सी कविता में से ली गई हैं और इसका कवि कौन है। ठीक है, और ये कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे कि ये नीचे वाला हम देख रहे हैं कि पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन। तो ये रहीम जी के कबीर जी के दोहे हैं, उसमें से ये लिया गया। तो आपको प्रसंग में इसी तरह से लिखना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये दोहे में से ली गई हैं और ये रहीम जी की लिखी हुई हैं और इसमें वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या आप वो व्याख्या करनी चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिए कि 2-2 नंबर के आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और आपको 3 क्वेश्चन कोई करने हैं। फिर ये 6 मार्क का आपका टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 30 बनता है और क्वेश्चन नंबर 31 में भी सेम थिंग है। तो यहाँ पर आपको शब्द भी मेंशन कर रहे हैं कि 20 से 25 शब्द ही आपको लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर का आंसर है तो इनफ रहते हैं 20 से 25 शब्द। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में से किसी 2 के उत्तर दीजिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और आपको 3 में से कोई 2 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो गद्यांश आ जाता है और जो कि आपको रीड करके नीचे क्वेश्चन जो उसके दे रखे हैं उसका आंसर आपको इन्हीं में से थोड़ा डिटेल में वर्णन में इनके आंसर्स लिखने हैं। और यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको ईजी लगे उसको आप पेपर में अपने आंसर शीट में करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 34 नंबर पर यहाँ पर आपको आपकी जो चैप्टर्स हैं, आपके जो हिंदी के का बुक के जो पुस्तक के जो पार्ट हैं उसी में से कहीं ना कहीं से ये सब प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। पैराग्राफ लिए गए हैं और आपको जो है इसमें से आंसर जो इनकी जो है वो व्याख्या करनी है। फिर यहाँ पर गद्यांश आ जाता है और ये जो है आपके पठित गद्यांश नहीं है,
क्योंकि ये पठित गद्यांश जो है वो पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था, जो कि आपके बुक से था। ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश यानी कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें से ये गद्यांश आपको दिया गया है। नंबर 36 यहाँ पर पत्र आ जाता है बच्चों। तो पत्र में पूछा गया है कि आपके बड़े भाई द्वारा दिल्ली से आपको भेजा गया पार्सल लंबी अवधि के बाद प्राप्त नहीं हुआ। स्थानीय रेलवे अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र है ये, तो ये आपको लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में भी आपको मैं फ़र्क बता देती हूँ कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो जो हम कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए, कोई भी जैसे रेलवे के ऑफिस में लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मैनेजिंग में, जब हम ये लेटर्स लिखते हैं तो इन्हें इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहा जाता है और हिंदी में औपचारिक लेटर पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक हो जाते हैं जो हम अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही पत्र हैं ये औपचारिक पत्र हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक पत्र का पैटर्न जो है आप अपने बुक से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है और शब्दावली आपकी कैसी होनी चाहिए, ये आपको देखना है। क्योंकि 5 नंबर का आपका ये पत्र आएगा, तो 5 नंबर के पत्र में से डिटेल भी आपकी वैसी ही लिखी होनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कोई भी जो आपको इजी लगता है, जो आपको लगता है कि आप अच्छे से इसके शब्द बना पाओगे, इसकी क्रमबद्धता बना पाओगे, इसको प्रभावशाली बना पाओगे, ठीक है, तो वो आपने टॉपिक यहाँ से उठा लेना है और विषय उठाकर आपने उसके ऊपर कम से कम भी 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। सो यू कैन इमेजिन कि आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से आपका निबंध होगा 300 शब्दों वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पेपर पैटर्न को देखा, 37 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे कि वीडियो में पहले बताया ही गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो है, पहला है नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं। बूढ़ी पृथ्वी, नदियाँ प्रदूषण का अत्याचार से दुखी हैं और वे अपनी पीढ़ी जो है, अपनी पीड़ा को जो है वो छिपाकर मौन रूप से रोती हैं। तो ये पर्यावरणीय संकट का प्रतीक है। नेक्स्ट जो लिया गया है वो है चांद की कल्पना। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जो कि ये चंद्रग्रहण से जब वापस आ रही होती है तो रास्ते में वो कई प्रकार की चीज़ें देखती आती है, विवाह भी देखती है, मेला भी देखती है। तो उसमें से ये लिया गया है कि चांद की वो कल्पना कर रही है। तो कवि ने पोखर में चांद के थाल जैसा देखा है और यह ग्रामीण सौंदर्य और शांत वातावरण को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह रोटी जिसे जिसे मेहनती ही खा सकता है। तो आज़ादी कविता का ये जो है पाठ लिया गया है। यह संवाद आज़ादी के सही अर्थ को दर्शाता है। कवि बताता है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं बल्कि मेहनत की अर्जित की जाती है। तो यहाँ पर दर्जी कहता है कि रोटी मेहनती के लिए ही है, आलसी के लिए नहीं है। यानी जो मेहनत करता है तो रोटी भी वही डिजर्व करता है और वही खाता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कर्म और भाग्य का संबंध। तो ये आवाहन कविता में से लिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि आपको बताना है कि कर्म और भाग्य के बीच में क्या संबंध है। तो कहा गया है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। कर्म के बिना सफलता नहीं मिलती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रातकालीन सौंदर्य बीती विभारी जागरी कविता में से सुबह को जागती विभारी को कहा गया है, सुबह की जागती हुई विभारी कहा गया है उसे। और पक्षियों का, जैसे मॉर्निंग सुबह सुबह होती है तो सुबह मतलब फूल खिलते हैं, पंछी चहचहाने लग जाते हैं, सूरज की किरणें आती हैं, फूलों की खुशबू आती हैं। तो ये जो वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होता है, सब उस टाइम अभी काम कोई भी फैक्ट्रीज का, हमारी डेली रूटीन का नहीं स्टार्ट होता, तो सुबह बहुत शांत होती है। तो ये उस समय जो ऊर्जा, शांति, नवचेतना का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह दुनिया जिनको भूल गई, उनके प्रणाम कवि उन गुमनाम नायकों को याद करता है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया लेकिन समाज उन्हें भूल गया। आगे है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों। तो ये भी आवाहन कविता में से लिया गया है कि कवि युवाओं को जो है वो प्रेरित कर रहे हैं कि उठो, आगे बढ़ो और देश के लिए कार्य करो, ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ मौन समाधि। ये जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, जिसमें से बूढ़ी पृथ्वी में अलग अलग चीज़ें, चट्टाने हैं, प्रकृति है और जो है मतलब अलग अलग जो पहाड़ का दुख बताया गया है, यहाँ पर पेड़ों का दुख बताया गया है, धरती का दुख बताया गया है।
तो पहाड़ को वो बोल रहे हैं कि पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है और कहीं जाकर बम विस्फोट कर देते हैं तो उसकी छाती के जैसे चीथड़े उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश अनुभाग। तो इसमें बहादुर का व्यवहार व्यवहार और संवाद। बहादुर एक ईमानदार में जो है मेहनती आत्मसम्मानी नौकर है, वह चुपचाप काम करता है लेकिन अपमान सहने के बाद भी कुछ नहीं करता। उसका व्यवहार शांत और सहनशील है। आगे है गिल्लू का अंतिम संस्कार। तो गिल्लू की मृत्यु के बाद उनके तुलसी को पौधे के नीचे दफनाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर जो मतलब आप लोगों को डिटेल दे रखी है और इसी तरह के क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। मिर्जा और मीर की स्थिति, यहाँ पे शतरंज के खिलाड़ी में से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है कि मिर्जा और मीर की स्थिति क्या है। तो आंसर आपकी जो है स्क्रीन पर मेंशन है। आगे है गौरैया की विशेषता। तो यहाँ पर सुखी राजकुमार में से ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको गौरैया एक सवाल जो है उसके करेक्टर के बारे में आपको बताना है कि गौरैया एक संवेदनशील, निस्वार्थ और करुणामयी पक्षी है। ठीक है, वह राजकुमार की मूर्ति के पास रहती है और उसकी पीड़ा को समझती है। वह गरीबों की मदद करने में राजकुमार की सहायता करती है। अंत जब राजकुमार की मूर्ति टूट जाती है तो गौरैया भी साथ में मर जाती है क्योंकि वो उसका घर बन चुका होता है और वो अपनी सारी बातें उसके साथ करती है। ओके, आगे है बंदरिया का उदाहरण। नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर में से ये लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी को महान क्यों कहा गया। रॉबर्ट नर्सिंग होम में के लेखक ने जर्मनी को महान इसलिए कहा क्योंकि वहाँ के लोग मानवीय व्यवहार और संवेदनशीलता से दूसरों को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, 3 बहादुर बेटियां। ये भारत की बहादुर बेटियों में से ये चैप्टर लिया गया है जिसमें से कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष की विज्ञान की वो रह चुकी हैं। बचेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोहण तक हैं, यानी कि उन्होंने हिमालयास तक की जो है वो डिस्टेंस को कवर किया था। किरण बेदी जो कि पुलिस में थी और उनके साहस और आत्मविश्वास और मेहनत से देश को गौरव दिलाया था। आगे है श्वेत कणिकाओं की भूमिका। अपना पराया में से ये क्वेश्चन आपसे लिया गया है, पूछा गया है कि शरीर की रक्षा करती है और ये बीमारियों से बचाती है। पाठ में ये बताया गया है कि शरीर के अंदर की भी पहचान और भेदभाव होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और हीन भावना। स्वावलंबन का अर्थ क्या है, अपने पैरों पर खड़े होना और दूसरों पर निर्भर ना रहना, यानी कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना। ओके, तो नेक्स्ट है गांधी जी का जीवन, जिसमें कि सर्वोदय आंदोलन में से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है और इसमें गांधी जी के जीवन के ऊपर आपको एक वर्णन जो है वो लिखना है, तो यहाँ पर दे रखा है। आगे है लेखन कौशल, जिसमें कि पत्र लेखन आ जाता है कि मित्र को जन्मदिन की बधाई दे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से शब्दों को लिखा गया है और उसी तरह से आप भी अपने एग्ज़ाम में कीजिएगा। आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे साइकिल चोरी हो गया है या आपके एरिया में बिजली बहुत जाती है, उस बारे में आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक दे रखा है वो मित्र को जन्मदिन की बधाई दे रखी है। और मैं आपको बता दूं कि पत्र जो है वो आपको पता ही होगा कि 2 तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे कि इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ये लेटर हम जितने भी डिपार्टमेंट्स को ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है, जो जैसे कि आपने कोई कंप्लेंट डालनी है पुलिस को, बिजली डिपार्टमेंट में आपको कंप्लेंट डालनी है, ठीक है, अखबार को लिखना है, अखबार के एडिटर को आपको कुछ लिख कर बताना है, वो लेटर्स जो होते हैं वो हमारे औपचारिक लेटर होते हैं। और अनौपचारिक लेटर जिसे कि हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में, वो लेटर वो होते हैं जो कि हम लोग अपने भाई बहनों को, जैसे यहाँ पर दे रखा है पत्र कि आपको अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देनी है, अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देनी है, तो उसके ऊपर आपको एक लेटर जो है वो लिखना है। आप अपने पिताजी को लिख रहे हो, चाचा जी को लिख रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, बुक्स मंगवा रहे हो, आप हॉस्टल में रहते हो, अपने पापा से पैसे मंगवा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे लेटर जो होते हैं ये अनौपचारिक लेटर होते हैं। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेंडर्स का, यानी कि जिसको आप ये लेटर भेज रहे हो उसका आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। उस एड्रेस के बाद आपको जो है ये लेटर स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मित्र को बर्थडे का विश कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लेटर है कि प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, ईश्वर करे यह दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलता लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और आगे बढ़ते रहें। इस विशेष अवसर पर मैं एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। और आपका मित्र
और आपने अपना नाम दे देना है और आप अपना भी एड्रेस नीचे लिख सकते हैं। क ख ग लिख कर आप हौज खास नई दिल्ली या कुछ भी आप तिलक नगर का, विकासपुरी का, वो मतलब पुरानी दिल्ली का, नई दिल्ली का, ठीक है, कुछ भी आप जो है वसंत कुंज, इस तरह से आप कोई भी एड्रेस आपके जो माइंड में आ रहा हो वो आपको लिख देना है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है सार लेखन। तो यहाँ पर आपको सार लिखना है, जैसे कि पूरे एक हमारा पूरा चैप्टर होता है, फिर हम उसकी एक छोटी सी समरी निकाल लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है। ऐसे ही आपको ज्ञान और अध्ययन के महत्व का सार लिखना है। तो ये सार यहाँ पर दे रखा है कि ज्ञान और अध्ययन से मनुष्य का विकास होता है, ये अज्ञानता को दूर करता है, ये सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको टॉपिक दिया जाएगा, कुछ अलग अलग टॉपिक आपको दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। पत्र लेखन में भी ऐसे ही होगा, आपको 2 या 3 दो ऑप्शन दिए जाएंगे पत्र में। ठीक है, पत्र में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन पेपर में देखा भी है कि 2 ऑप्शन जो है वो पत्र में दे रखे हैं। तो 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे पत्र के लिए। उन पत्र में से आपको जो पत्र ईजी लगता है आपको वो लिखना है और इसी तरह से जो सार आपको ईजी लगता है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 सार दे रखे हैं, ज्ञान और अध्ययन का महत्व, और दूसरा है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर आधारित गद्यांश, यानी कि इंसान को इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए और खुद से वो शिक्षा से, सही वातावरण से गुण ये विकसित होते हैं इंसान के अंदर। राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह बच्चों को ऐसा वातावरण दे जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकें। तो इस तरह से आपको 2 या हो सकता है कि आपको सार लेखन में भी 4 ऑप्शंस मिल जाएं, क्योंकि ऐसे में हमेशा निबंध लेखन में जो कि आगे आ रहा है, तो निबंध लेखन में हमेशा 4 ऑप्शंस आते हैं और हमने ऊपर क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। तो हो सकता है कि आपको सार लेखन में भी कोई 4 टॉपिक आपको दिए जाएं जिनमें से आपको कोई एक चुनना है। और यहाँ पर भी आपको निबंध लेखन में भी 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए जाएंगे और आपको जो ऐसे आपको अच्छे से आता है, जो निबंध आपको सही से तरीके से आता है वो आपको लिखना है, जो सार लेखन आपको सही तरीके से आता है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो सार लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो निबंध लेखन में आ जाता है। तो यहाँ पर आज़ादी का सही अर्थ की आज़ादी क्या होती है, और उसके बाद दूसरा जो है पर्यावरण संरक्षण। तो जो टॉपिक जो आपको दिए जाएंगे वो लेटेस्ट ही ज़्यादातर आते हैं, जो कि आजकल चल रहा होता है, पर्यावरण चल रहा है और बेरोज़गारी चल रही है, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसी से रिलेटेड आपका जो है ये निबंध आपसे पूछा जाता है। तो आप अपना जो है ये निबंध सारे ही पढ़ के जाइएगा, इनके वे को आप पढ़ के जाइएगा कि किस तरह से आपको निबंध में कितने शब्दों का आपको उपयोग करना है, कितने शब्द आपको लिखने हैं। सार में आपको, क्योंकि छोटा होता है सार, हम बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाते हैं, तो सार में आपकी इतनी लाइनें बहुत हैं, लेकिन निबंध में आपको लाइनों को थोड़ा सा एग्जरेट करना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो रीड कर लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप से हम आपको ये पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके नंबर पर सेंड कर देंगे, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं व्याकरण को। आपके एग्ज़ाम में व्याकरण भी आने वाली है, ग्रामर जिसे कि हम कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखिए आपको समास बताने हैं। तो समास का यहाँ पे है, समास जो है वो चरण और कमल लिखा हुआ है और पुरुषोत्तम लिखा हुआ है। तो ये बताने हैं आपको कि ये कौन से समास के उदाहरण हैं, यानी कि ये कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, जैसे ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसमें चरण विशेषण है और कमल विशेष्य है। ठीक है, ये विशेषता बता रहे हैं चरण की और कमल जो है वो इसका विशेष्य है। अर्थ कमल के समान सुंदर चरण, यानी कि जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही जितना सुंदर कमल का फूल होता है वैसे ही सुंदर चरण है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है चरण कमल, ये कर्मधारय समास की उदाहरण है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में ये जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, इसमें पुरुषों में उत्तम अर्थ छिपा हुआ है, यानी सभी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समास विशेषण और विशेष्य के संबंध को दर्शाता है। पुरुषोत्तम यानी कि देखिए वर्ड पढ़ने से ही हमें पता लग रहा है कि किसी की महानता के बारे में हमें बताया जा रहा है, किसी की महानता को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो ये तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है।
नेक्स्ट है संधि विच्छेद। तो यहाँ पर आपको परमेश्वर और प्रत्युत्तर का जो है वो आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि दो चीज़ों को, एक पूरे वर्ड को जो दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, उनको आपने अलग अलग करना है। जैसे कि परमेश्वर में देखिए संधि विच्छेद, परम अलग है, ईश्वर अलग है, इन दोनों को मिलाकर परमेश्वर बना है। ठीक है, परम का अर्थ है श्रेष्ठ और ईश्वर का अर्थ है भगवान। तो दोनों को मिलाकर परमेश्वर का ये वर्ड जो है वो रेडी होता है। ये दो शब्दों का जोड़ है परमेश्वर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परम और ईश्वर दोनों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर का। प्रत्युत्तर का मतलब होता है प्रति उत्तर, यानी प्रत्युत्तर का यह है यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर में यह दीर्घ संधि का उदाहरण था, तो ये यण संधि का उदाहरण है। इसका अर्थ है उत्तर देना या जवाब देना। आगे आपको निकालने हैं वर्ड्स के उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें से सु, अति, आय, अन्य। तो इसका मतलब आपको इनके लिए लेकर आपको वर्ड बनाने हैं, उपसर्ग बनाने हैं, जिसका मतलब उपसर्ग जो होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं, उपसर्ग जो होता है, कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस मतलब आपको छोटे छोटे से वर्ड्स दे रखे हैं और आपको उसको पूरा एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर सु दे रखा है। ठीक है, सु का अर्थ मतलब होता है अच्छा और शुभ, तो यानी कि सु से बनेगा सुगंध। फिर आपको अति दे रखा है। ओके, तो अति का आपको बनाना है अतिशय। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अति जैसे कि अति सुंदर हम लोग बोल देते हैं, तो अति सुंदर यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ का होना। तो यहाँ पर आप अति के लिए लेकर अति सुंदर भी बना सकते हैं। अतिशय आपने बना ही लिया है यहाँ पर। आगे है प्रत्यय, यानी कि पिछला जो वर्ड का हिस्सा होता है उसको बनाना, यानी कि उसका बैक का बनाना। जैसे कि यहाँ पे आ लिखा हुआ है तो आगमन। ओके, और उसके बाद है अग्नि, अनिय। तो इसका अर्थ होता है जो किया ना जा सके, तो उसे हम करनीय बोल देते हैं। तो आने की प्रक्रिया जो है वो आगमन में हो जाती है, और करनीय जो कि किया जाना चाहिए, तो ये इसका प्रत्यय है। आगे है वाक्य भेद, यानी संयुक्त, मिश्र और सरल। तो यहाँ पर आपको वाक्य को पढ़ना है और बताना है कि वाक्य सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो सरल वाक्य है जिसमें एक ही भाव हो, एक ही भाव या विचार हो, कोई संयोजन ना हो। जैसे कि मैं स्कूल गया, दिस इज़ अ सिंपल थिंग, बहुत छोटी सिंपल सी बात है, तो ये हो जाता है सरल वाक्य। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल टेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य होता है जो कि एक ही चीज़ के साथ रिलेट होकर दूसरी चीज़ बनती है। जैसे कि मैं स्कूल गया और वहाँ पढ़ाई की, तो ये दूसरी चीज़ बन गई। मिश्र वाक्य होता है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ रिलेट तो नहीं हो रही है, लेकिन वो उसके साथ मिश्र हो रहा है, यानी उसके साथ मिक्स हो रहा है। तो जैसे कि जब मैं स्कूल गया तब बारिश हो रही थी, तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। 5 नंबर पर देखिए, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं मृत्यु के और सूर्य के। तो पर्यायवाची मृत्यु के जो है वो आप देख सकते हैं, निधन है, देहांत है, काल है, परलोक है। इन शब्दों को का प्रयोग मृत्यु के स्थान पर किया जा सकता है। और सूर्य के लिए रवि है, दिनकर है, भास्कर है, आदित्य है, सभी तरह के जो शब्द हैं वो सूर्य के लिए किए जाते हैं। तो जितने भी आपके ग्रामर में अगर ग्रामर की बुक में आपको पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, तो वो आप कम से कम पढ़ के जाइए, क्योंकि पता नहीं कौन सा शब्द यहाँ पर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। सो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको यहाँ पे PDF में दिखाए जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहे हैं, लेकिन आपको और भी पर्यायवाची शब्द पढ़कर जाने हैं। आगे है मुहावरे। मुहावरे जैसे कि सिर चढ़ाना और आंखें खुलना, ऐसे ही मुहावरे में अनलिमिटेड होते हैं। तो आपकी व्याकरण की बुक में जो मुहावरे दिए गए हैं, आप वो सारे ही मुहावरे पढ़ के जाइएगा। आपके पाठ में जो दे रखे हैं, जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे, उन चैप्टर्स में जो मुहावरे दे रखे हैं, आप उनको भी पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपको मुहावरे जो है वो याद हो जाएं अच्छे से। एक एक दो दो नंबर की आपकी व्याकरण है, लेकिन ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो जैसे कि हम मुहावरे पढ़ रहे थे, सिर चढ़ाना, तो किसी बात को लेकर बहुत अधिक लाड प्यार किसी को करना, तो उसे हम बोलते हैं ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है, इसको सिर चढ़ा रखा है। यानी कि ज़्यादा सिर चढ़ाने से बच्चे जो हैं अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को जब हम ज़्यादा सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो वो हमें आगे जाकर परेशान करता है। आंखें खुलना यानी कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना। ठीक है, किसी बात का सच्चा ज्ञान हो जाना, सुचेत हो जाना, यानी कि अभी तक हम धोखे में रह रहे थे तो वो ज्ञान हो जाना, तो उसकी गलती से मेरी आंखें खुल गई। फिर देखिए MCQ आ जाते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 1 से 27 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प है। बूढ़ी पृथ्वी के दुख में नदियाँ ढाँप कर रोती है का भाव क्या है।
तो पहला है नदियाँ सो रही हैं, नदियाँ दुखी हैं। तीसरा है नदियाँ गा रही हैं। चौथा है नदियाँ बह रही हैं। तो नदियाँ जो है मुंह ढाँप कर रोती हैं, तो रोने से हमें यहीं पर क्लियर हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है कि नदियाँ दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी, नदियाँ दुखी हैं। आगे है चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चांद की कल्पना किस रूप में की गई है। तो उसका चैप्टर आपने पाठ आपने पढ़ा होगा, तो दुश्मन, साथी, शिक्षक, राहगीर। तो चांद की कल्पना यहाँ पर साथी के तौर पर की गई है। नेक्स्ट है आज़ादी कविता में दर्जी किस बात पर जोर देता है। तो आज़ादी कविता में दर्जी रोटी सबके लिए है, मेहनत से ही रोटी मिलती है, रोटी मुफ्त मिलती है, या रोटी का कोई मूल्य नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था आज़ादी कविता में दर्जी जो है वो मेहनत के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से ही रोटी मिलती है। आवाहन कविता में किस बात की प्रेरणा दी गई है। सोने की, भाग्य पर भरोसा करने की, कर्म करने की, या आराम करने की। तो सही उत्तर है कर्म करने की। तो आपकी पाठ पुस्तक के पीछे, आपकी किताब के में जो पाठ दे रखे हैं उनके पीछे जितने भी ग्रामर है, जितने भी ये क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो वो आप सारे ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स में से ही पूछे जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है कि बीती बिभारी जागरी कविता में किस समय का वर्णन है। दोपहर का, रात का, सुबह का, या शाम का। तो सही उत्तर है सुबह का। आगे है कविता में सूरज की किरणें मुस्काई का क्या भाव है। सूरज नाराज है, सूरज सो रहा है, सूरज प्रसन्न है, या सूरज छिपा है। तो सही उत्तर है सूरज प्रसन्न है, तभी तो सूरज की किरणें मुस्काई। बहादुर कहानी में बहादुर का स्वभाव कैसा था। आलसी था, ईमानदार था, क्रोधित था, या चंचल था। तो इसका सही उत्तर है कि हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि बहादुर जो है वो ईमानदार था। नेक्स्ट है गिल्लू पाठ में लेखिका ने गिल्लू को कहाँ दफनाया। गमले में, तुलसी के नीचे, बगीचे में, या घर के अंदर। तो गिल्लू को लेखिका ने अपने घर में लगी हुई आंगन में जो उसके तुलसी लगी हुई थी उसके नीचे दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पे, शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा और मीर किस में व्यस्त रहते थे। राजनीति में, शतरंज में, युद्ध में, या व्यापार में। तो सही उत्तर है कि शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा और मीर दोनों ही शतरंज में जो है वो व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, सुखी राजकुमार में गोरैया ने क्या किया। उड़ गई, सेवा की, राजकुमार को छोड़ा, या सो गई। तो सही उत्तर है सेवा की। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बंदरिया का उदाहरण किस बात को दर्शाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें बंदरिया का जो उदाहरण है वो शिक्षा के रूप में है। रूढ़ियों का मोह, स्वतंत्रता, या विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है रूढ़ियों का मोह। नेक्स्ट है रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जर्मनी को क्यों महान कहा गया है। क्योंकि वहाँ पर अनुशासन है, सीधी सी बात है, क्योंकि जर्मनी में बहुत अनुशासन है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ युद्ध होता है, या वहाँ गरीबी है। तो सही आंसर है वहाँ अनुशासन है। भारत की ये बहादुर बेटियाँ पाठ में कल्पना चावला का कार्यक्षेत्र क्या था। तो कल्पना चावला को जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि वो अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत की जो बहादुर बेटियों के बारे में जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसमें कल्पना चावला को अंतरिक्ष के बारे में बताया गया। तो इसका सही उत्तर है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है 14 नंबर पर, अपना पराया पाठ में श्वेत कणिकाएँ कहाँ रहती थी। तो वो क्या करती थी। तो श्वेत कणिकाएँ क्या करती थी, शरीर को सजाती थी, शरीर की रक्षा करती थी, शरीर को नुकसान पहुंचाती थी, या शरीर को ऊर्जा देती थी। तो इसका सही उत्तर है कि वो शरीर की रक्षा करती थी। आगे है गद्यांश में स्वावलंबन का क्या अर्थ है। दूसरों पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, सहायता लेना, या आलसी होना। तो इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट फिर देखिए ग्रामर में से ही आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 16 नंबर प्रश्न है, चरण कमल कौन सा समास है। तो चरण कमल हमने पढ़ा ही था कि ये कर्मधारय समास है, बहुवीर्य समास है, तत्पुरुष समास है, या दबदब समास है। तो ये है बहुवीर्य समास। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। परमेश्वर, परमेश्वर, पर ईश्वर, या परमेश्वर, परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर है बी, परम ईश्वर। आगे है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो ग्रामर हमने पहले की थी उसी में है से ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पूछा गया विद्यार्थी जो है उसका संधि विच्छेद आपको यहाँ करना है। तो विद्यार्थी, तो इसका जो आपको चारों में से विद्यार्थी, विद्या अर्थ, या विद्यायार्थी, या विद्यायार्थ।
तो यहाँ पर सही उत्तर है विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद बनेगा वो है विद्या प्लस अर्थी। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि किसी चीज़ के बारे में सचेत हो जाना, किसी चीज़ के बारे में समझ आ जाना। सिर चढ़ाना मुहावरा भी हमने पढ़ा था कि इसका क्या अर्थ होगा कि नियंत्रण रखना, सम्मान देना, गुस्सा करना, जिद करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा नियंत्रण खोना, क्योंकि वो सिर चढ़े हुए हैं। तो सु किस प्रकार का शब्द है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास है। तो ये उपसर्ग है क्योंकि इसी से हमने वर्ड बनाया था सुगंध। ओके, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है प्रत्युत्तर, प्रउत्तर, प्रत्युत्तर या प्रति उत्तर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, प्रति उत्तर। ओके, तो परमेश्वर तक का हमने ये पढ़ लिया था। तो बच्चों ये है आपकी व्याकरण, ये है आपकी ग्रामर। इसी तरह की ग्रामर आपको पेपर में भी देखने को मिलेगी। ये कुछ ऑप्शंस और ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने आपके लिए पीडीएफ में बनाए हैं। तो आप ये पीडीएफ हमसे व्हाट्सएप पे दिए गए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ये पीडीएफ मंगवा सकते हैं ताकि आप पेपर की प्रैक्टिस कर सकें। और जो पीडीएफ है वो पेड रहेगी बच्चों, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपना पेपर सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएंगे। पेपर पैटर्न आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब ईजी हमने आप लोगों के लिए ये पेपर कर दिया है। ये पेपर देखकर आप बहुत अच्छे से पढ़कर इसको बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।